हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए इंड एज टू इन्वेंटरीज लेके आया हूं, जो है आपका कॉर्पोरेट अकाउंट का चैप्टर। ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंट में आपको अकाउंट इंड एज है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसके अंदर आपको इंड एज टू है इन्वेंटरीज। बहुत इंपॉर्टेंट इंड एज है। इसके अंदर से 7 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत ही इजी सा है, छोटा सा इंड एज है। अच्छे से पूरी नोट्स भी यहाँ पे कंप्लीटली मैंने कवर की हुई है। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेंटरीज को समझते हैं। सबसे पहले ये जो इंड एस है वो किस बारे में डायरेक्शन दे रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। सर इंड एस टू इन्वेंटरीज के लिए रिगार्डिंग है। अब इन्वेंटरीज में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हमें समझना पड़ेगा। तो उसके पहले थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। देखो उन्होंने क्या बोला है इन्वेंटरीज। उन्होंने बोला इन्वेंटरीज, हम जो बोलेंगे उसी चीज को आपको इन्वेंटरी समझना है। सर इन्वेंटरी 3 टाइप की होती है। उन्होंने बोल दिया कि 3 टाइप की चीजों को आपको इन्वेंटरी समझना है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। सर इसको एग्जांपल में कन्वर्ट करो। सर एग्जांपल क्या हो सकता है? सिंपल है। मेरे पास वुड है, लकड़ी है मेरे पास, उससे मुझे चेयर बनानी है। तो लकड़ी और चेयर, लकड़ी जो है, वुड जो है, वो मेरा रॉ मटेरियल है, जिसका यूज करके मैं क्या बनाऊंगा? फिनिश गुड्स बनाऊंगा, फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो लकड़ी है वो मेरा रॉ मटेरियल है, चेयर बन गई वो मेरा फिनिश गुड्स है। लेकिन सर कई बार ऐसा भी तो होगा कि मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया, मतलब वुड लेके आया और चेयर बनाना स्टार्ट किया। आधी चेयर बनी, आधी चेयर बन गई, आधी चेयर बन गई, आधा टेबल बन गया, आधी चेयर बन गई, और मेरा ईयर खत्म हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो आधी चेयर बनी, तो अभी उसको क्या बोला जाएगा? वर्क इन प्रोसेस बोला जाएगा। कि अभी भी वर्क बाकी है, आधा वर्क अभी भी करना बाकी है। तो वो भी तो हमारी इन्वेंटरी ही तो है, वो भी तो हमारी इन्वेंटरी है। उसको भी तो मुझे दिखाना पड़ेगा हमारे अकाउंट्स में। तो सर ये चीज है। उन्होंने बोला कि इन्वेंटरी 3 टाइप की होती है, वो तीनों चीज आपकी इन्वेंटरी कंसिडर होगी, और वो आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको बताना पड़ेगा। और वो क्लोजिंग स्टॉक क्यों बताना है? क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हो तो यहाँ पे लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, ऐसा लिखते हो। अब ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल भी लिखना जरूरी है, वर्क इन प्रोसेस भी लिखना जरूरी है, और फिनिश गुड्स भी लिखना जरूरी है। और यहाँ पे आप सेल्स दिखाते हो, यहाँ पे आप, यहाँ पे परचेस रिगार्डिंग कुछ भी दिखा दो तो यहाँ पे परचेस दिखाते हो। करेक्ट है। और यहाँ पे आप जीपी दिखाते हो, और यहाँ पे आप दिखाते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर अगर ये क्लोजिंग स्टॉक सही ढंग से नहीं कैलकुलेट किया ना, तो आपका ये प्रॉफिट जो है, जन क्रॉस प्रॉफिट, वो सही नहीं आएगा। तो इसी वजह से ये क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये इन्वेंटरी जो है आपकी, उसको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो वो जरूरी है क्यों? और वो जरूरी है इसी वजह से कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट सही दिखे। और वो ग्रॉस प्रॉफिट सही दिखाने के लिए आपको ये 3 चीजों को ऐड करना पड़ेगा। और वो 3 चीजें कौन सी है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। तो सर ये 3 चीजों डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दे दी है यहाँ। ये रही। उन्होंने बोला है मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में 3 चीजों इंक्लूडेड होती है। देखो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। ठीक है। उसको उन्होंने इंड एस में अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखो, मटेरियल्स एंड सप्लाईज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज रॉ मटेरियल। इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सच सेल, इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सच सेल। प्रोडक्शन प्रोसेस में है, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है सेल करने के लिए, पर अभी भी आधी चेयर बनी, अनफिनिश्ड चेयर। एंड हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप जिस चीज को सेल करना चाहते हो वो आपकी इन्वेंटरीज हो जाती है। करेक्ट है। तो ये 3 चीजें होती है जो आपकी इन्वेंटरीज में इंक्लूड होती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। ये 3 चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है सर, ये तो बहुत ही इजी सी चीज थी। अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। सर इन्वेंटरी को वैल्यू कैसे करें? सर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि इन्वेंटरी को वैल्यूएशन करे तो करे कैसे? इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करे तो करे कैसे? तो सर उन्होंने बहुत ही सिंपल सा रूल बताया है कि वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स को आपको आपको जो भी आपको वैल्यू करना है, वो कॉस्ट या तो एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करना है। कॉस्ट या तो एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करना है। थोड़ा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स के लिए ये रूल है कि कॉस्ट या तो एनआरवी। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी पूरी नोट्स है, वो भी पढ़ना जरूरी है। और एनआरवी क्या है, उसके लिए भी पूरी नोट्स है। ठीक है। पर अभी के लिए सिर्फ याद रख लेना है कि कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। पर क्यों, वो भी ये भी मैं बताता हूं। देखो, सपोज आपका कोई फिनिश गुड्स है, सपोज आपका कोई फिनिश गुड्स है, या आपकी चेयर ही है, ठीक है, फिनिश गुड्स है। डन। 5 चेयर आ गए, 5 चेयर आपने बनाई। अब ये आपका फिनिश गुड्स है। अब ये फिनिश गुड्स का कॉस्ट, आपको बनाने का खर्चा लगा सपोज 500 रुपीज। और आज मार्केट में पता है कि उसका, मार्केट में सेल करूंगा तो मुझे मिलेंगे उसके 480 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे?
480 रुपए मुझे मिल सकते हैं आज मार्केट में। 5 चेयर अवेलेबल है, 5 चेयर का बनाने का खर्चा 500 रुपए है, और उसको आज के आज अगर मार्केट में मैं बेच दूं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अगर मैं आज के आज उसको मार्केट में बेच दूं तो इन दैट सिनेरियो उसके ऊपर मुझे कितना मिल सकता है, 480 रुपए मिल सकता है। तो सर यहाँ पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, तो यहाँ पे मैं ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा, यहाँ पे मैं टू परचेज लिखूंगा, यहाँ पे मैं बाई सेल्स लिखूंगा, और यहाँ पे मैं टू जीपी लिखूंगा, पर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक में क्वेश्चन इज दैट 500 लिखूं या 480 लिखूं। अभी मैंने रूल बताया कि सर विच एवर इज लोअर लिखना है, पर विच एवर इज लोअर क्यों लिखना है वो लॉजिक समझाता हूं। सर यहाँ पे अगर मैं 500 रुपए लिख देता हूं, तो हमारा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, हमारे अकाउंटिंग जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो ऐसा बोल रहे हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच आप फॉलो करो। आप ऐसा क्लोजिंग स्टॉक लिखो या आप ऐसी इनकम दिखाओ कि जिसको रिवर्स ना करना पड़े फ्यूचर में। अब आप यहाँ पे 500 रुपए दिखा रहे हो, अब आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 500 रुपए दिखा रहे हो, तो आपका प्रॉफिट 20 रुपए से बढ़ जाएगा। चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर्स ले लेते हैं, यहाँ पे 1000 रुपए ले लेते हैं, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी 1000 रुपए है, यहाँ पे परचेज 500 रुपए या तो 300 रुपए का परचेज ऐसा मान लेते हैं, ठीक, 300 रुपए का परचेज, करेक्ट है सर। 1500 रुपए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट, 200 रुपए का प्रॉफिट, करेक्ट है। कितना रुपए का प्रॉफिट है, 200 रुपए का प्रॉफिट। सर व्हाट इफ आज आपने ये क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया 500 रुपए का, मतलब आपने ऐसा मान लिया कि इन फ्यूचर ये क्लोजिंग स्टॉक से मुझे 500 रुपए मिल सकते हैं, ऐसा लिख दिया आपने। क्यों? क्योंकि जब अब नेक्स्ट ईयर में ये ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना, नेक्स्ट ईयर में मैं ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा तो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक दिखेगा, कितने रुपए, 500 रुपए। क्यों? ये क्लोजिंग तो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे मैं टू परचेज लिखूंगा, यहाँ पे मैं बाई सेल्स लिखूंगा। अगर अगर मुझे इस 500 रुपए के ऊपर अब मैं बेचने जाऊंगा, तब कितने में बिकेगा, एक्चुअली तो वो 480 में बिकेगा। मतलब ये सेल कितने में होगा सर, 480 में, तो यहाँ पे मैं 480 लिख रहा हूं। तो सर पहले मैंने जो 20 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा लिख दिया था यहाँ पे, अब वो लॉस दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर ये 500 रुपए का ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया, अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 480 है, मतलब ये 220 रुपए का लॉस दिखा। पहले प्रॉफिट दिखा रहे हो 20, फिर आप लॉस दिखा रहे हो। कंजर्वेटिव अप्रोच ये नहीं बोलता। कंजर्वेटिव अप्रोच ऐसा बोल रहा है कि पहले से ही ऐसी आप इनकम दिखाओ कि जिसको रिवर्स आपको ना करना पड़े। इसी वजह से वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ मत करो, ज्यादा ज्यादा कुछ मत करो। यहाँ पे जो भी क्लोजिंग स्टॉक आप वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स का जितना भी आपका खर्चा हुआ है, उसको सिंपल रूल रखो, कॉस्ट या तो एनआरवी विच एवर इज लोअर के ऊपर आपको दिखा देना है, सिंपल एज दैट। कॉस्ट या तो एनआरवी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट प्रॉफिटेबल प्रॉफिट आपको दिखाना है कि जिसको रिवर्स ना करना पड़े। इंक्रीज हो गई तो चलेगा, इंक्रीज इनकम हो गई तो चलेगा बाद में, पर आपकी लॉस इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, रिवर्स नहीं होनी चाहिए आपकी इनकम। इसी वजह से वो लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे आपको कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करो, 480 ही लिख दो, नो इश्यू। 480 लिख देंगे तो यहाँ पे 180 का प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं सर, 180 का प्रॉफिट हो जाएगा, नो इश्यू। 180 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्यों? यहाँ पे 1480 का, यहाँ पे 1480, तो यहाँ पे 180 का प्रॉफिट। सर यहाँ पे 480, तो यहाँ पे भी 480 आ जाएंगे, यहाँ पे 480, यहाँ पे 480, देखो जितने रुपए का कॉस्ट था उतने में बेच दिया मैंने, ना लॉस हुआ। रिवर्स करने की कुछ जरूरत पड़ी? सर रिवर्स करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अगर रिवर्स करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो ये अच्छा किया मैंने। इसी वजह से फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस के लिए भी वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर आप ले लो। करेक्ट है, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। जो भी मैं रूल बताऊं वो थोड़ा ध्यान से समझना। कॉस्ट या एनआरवी, कॉस्ट मतलब क्या, खर्चा, वो वर्क इन प्रोसेस के ऊपर अभी तक जितना खर्चा हुआ है वो, या तो फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर आपको ले लेना है वर्क इन प्रोसेस या तो फिनिश गुड्स के लिए, करेक्ट है। अब सर रॉ मटेरियल के ऊपर कैसे, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करना है? तो सर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन ऐसे करना है, उन्होंने बोल दिया कि अगर फिनिश गुड्स एट कॉस्ट के ऊपर वैल्यू हुआ, मतलब यहां पे आपने फिनिश गुड्स को देखना है। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन जो है वो फिनिश गुड्स के ऊपर डिपेंडेड है, थोड़ा ध्यान से समझना। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन फिनिश गुड्स के ऊपर डिपेंडेड है। फिनिश गुड्स जो है वो अगर कॉस्ट के ऊपर हुआ, यहाँ पे 100 रुपए है और यहाँ पे 80, सॉरी यहाँ पे 100 रुपए है, मैं कुछ लिख के बता रहा हूं आपको, यहाँ पे 100 रुपए है और यहाँ पे 110 रुपए है, विच एवर इज लोअर, तो सर कॉस्ट इज लोअर। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स मैंने कॉस्ट के ऊपर मैंने दिखा दिया। अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट के ऊपर दिखा दिया तो रॉ मटेरियल का भी जितना खर्चा है उतना ही वैल्यूएशन दिखाना पड़ेगा। क्यों? सर लॉजिकली समझते हैं, सर यहाँ पे लॉजिकली समझते हैं। रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, सर फिनिश गुड्स मेरा 100 या तो 110, ये कॉस्ट है, ये एनआरवी है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। सर
ये दोनों विच एवर इज लोअर मतलब 100 रुपए आ गया। तो ये कॉस्ट पे दिखा रहा हूं मैं, किसको, फिनिश गुड्स को मैं कॉस्ट पे दिखा रहा हूं। तो सर रॉ मटेरियल को भी मैं कॉस्ट पे दिखाऊंगा। सर ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए आज मैंने 20 रुपए या 50 रुपए का खर्चा करके मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया था। तो मेरा रॉ मटेरियल का भी जो भी खर्चा होगा, रॉ मटेरियल का जो खर्चा होगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट के ऊपर दिखा रहे हो आप, तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट के ऊपर दिखाना है। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं थोड़े ध्यान से समझना। अगर फिनिश गुड्स अगर आप फिनिश गुड्स कॉस्ट या एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है। अगर फिनिश गुड्स आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिख रहा है, मतलब कॉस्ट से भी कम है आपकी सेलिंग प्राइस। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कि आज के आज अगर आप सेल कर दोगे ये स्टॉक को, तो कितने में मार्केट में बिकेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका। तो मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू 80 रुपए है, मतलब फिनिश गुड्स आपका जो है उसका आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो कॉस्ट से भी कम में बिकेगा। तो इन दैट सिनारियो आपको रॉ मटेरियल किस पे दिखाना है, कॉस्ट या तो रिप्लेसमेंट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट या रिप्लेसमेंट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर अब ये रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है, रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब है रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल ये चीज, ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, रॉ मटेरियल का यूज करूंगा। करेक्ट है। सर रॉ मटेरियल तो 50 रुपए में मैं लेके आया था, 50 रुपए में ये रॉ मटेरियल लेके आया जिसको मैं 100 रुपए में बेचने वाला था। लेकिन सर ये तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा वो बनने के बाद किसने मैं बेचूंगा, 80 रुपए में मैं तो बेचने वाला हूं। तो थोड़ा ध्यान से समझना कि सर 50 रुपए में जो चीज मैं लेके आया वो 80 रुपए में बिकने वाली है, 100 रुपए तक तो मुझे मिलने ही नहीं वाला। तो मैं क्या करूं, आज के आज ये रॉ मटेरियल की आज की सेल वैल्यू कितनी है, आज के आज अगर मार्केट में ये रॉ मटेरियल मैं बेच दूं तो कितने रुपए मुझे मिलेंगे, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। क्यों, क्योंकि सर मैं तो फिनिश गुड्स के ऊपर 100 या 100 से ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ही ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करूंगा, बिजनेसमैन है ना हम तो सर मैं ये 50 रुपए का रॉ मटेरियल जो है उसके ऊपर कुछ खर्चा करूंगा और उसको 100 से ज्यादा कुछ मिलेगा, तो ही मैं ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा। लेकिन आज मेरा एक्सपेक्टेशन बोल रहा है कि भाई कॉस्ट से भी कम मिलने वाला है, मतलब 80 रुपए मिलने वाला है, तो मैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट ही नहीं करूंगा। कंजर्वेटिव अप्रोच, तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि आज के आज रॉ मटेरियल की कॉस्ट या तो रिप्लेसमेंट वैल्यू 50 रुपए का कॉस्ट है, आज के आज मार्केट में अगर रिप्लेस कर दूं, ये इसको बेच दूं, तो आज के आज ऐसा ही ऐसा प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, कितने में मैं बेच सकता हूं, तो दैट इज वर्थ 40 रुपीज। तो सर रिप्लेसमेंट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज रॉ मटेरियल का वैल्यू, रॉ मटेरियल का आपका इन्वेंटरी वैल्यूएशन 40 रुपीज हो जाएगा। ये चीज उन्होंने बोली है, तो ये यहां पे बोला है देखो यहाँ पे सर पूरा यहाँ पे दिखा दिया, उन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट के ऊपर हो तो रॉ मटेरियल एट कॉस्ट, लेकिन फिनिश गुड्स एनआरवी के ऊपर हो तो रॉ मटेरियल वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू विच एवर इज लोअर के ऊपर आपको करना है, विच एवर इज लोअर के ऊपर आपको करना है। बहुत सिंपल सी है सारी चीजें, थोड़ा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, याद ही रखना है और कुछ भी नहीं है। सर अब नोट करते हैं सर इन्वेंटरी कैन बी मेजर्ड एट आइटम बाय आइटम बेसिस। सर ये सारा एग्जांपल है, डोंट वरी। सर इन्वेंटरी आइटम बाय आइटम बेसिस के ऊपर करनी है या तो ग्रुप बेसिस के ऊपर करनी है, आपके ऊपर है। ठीक है, इन्वेंटरीज देखो, इन्वेंटरी जब भी आपके पास पड़ा होता है, सपोज आपका कपड़े का दुकान है, तो आपके पास इन्वेंटरी होगा, शर्ट होगा, जीन्स होगा, ये सारी चीजें होगी कि नहीं, बहुत सारी चीजें होगी, शर्ट जीन्स पैंट ये सारी चीजें होगी। तो अब शर्ट में भी बहुत सारे शर्ट्स होंगे, तो आइटम बाय आइटम बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, वैल्यूएशन करोगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप क्या करोगे, आइटम बाय आइटम बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन करोगे या तो ग्रुप बेसिस के ऊपर करोगे। इट इज अप टू यू, आपको जैसे करना हो वैसे आप कर सकते हो। पर अगर कुछ नहीं बोला हो तो हमारे एकेडमिक पर्पस के लिए हम नॉर्मली आइटम बाय आइटम बेसिस ही करेंगे। सर ये कैसे करेंगे वो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। देखो आपके पास एग्जांपल है, गारमेंट का शोरूम है आपका, आपका गारमेंट का शोरूम है, टी शर्ट है आपके पास, 3 टाइप की टी शर्ट है। कितने टाइप की टी शर्ट है, 3 टाइप की टी शर्ट है। सर उसका कॉस्ट भी दे दिया और एनआरवी भी दे दिया है, कॉस्ट भी दे दिया और एनआरवी भी दे दिया है। कॉस्ट 200 रुपए है, एनआरवी 150 रुपीज है। तो सर आइटम बाय आइटम बेसिस मतलब क्या, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को डिफरेंट डिफरेंट आइटम में समझ लूंगा और इंडिविजुअली उनका क्या करूंगा, विच एवर इज लोअर कंसिडर करूंगा। तो सर आइटम बाय आइटम बेसिस अगर मैं करूं तो 200 या 150 तो 150, सर 300 या 400 300, 500 या 550 तो 500। सर इन तीनों का टोटल करूंगा, इन तीनों का जो टोटल टोटल करूंगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, इन तीनों का टोटल करूंगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। लेकिन सर मैं ग्रुप वाइज वैल्यूएशन करूं, ग्रुप वाइज वैल्यूएशन, ग्रुप मतलब क्या, पूरे शर्ट का एक ही साथ वैल्यूएशन करूं, तो सर ग्रुप वैल्यूएशन बोलते हैं उसको। तो सर ग्रुप वैल्यूएशन ऐसा बोल रहा है कि तीनों का टोटल का एनआरवी कितना है, 1100, और उसका कॉस्ट कितना है, 1000, विच एवर इज लोअर, तो सर 1000। तो ग्रुप वैल्यूएशन अगर आप करोगे तो 1000 रुपए का वैल्यू आएगा। लेकिन सर इंडिविजुअल आइटम वाइज आइटम वैल्यूएशन करोगे तो आपका क्या वैल्यूएशन आएगा, 500 प्लस 300 प्लस
500 प्लस 300 प्लस 150 दैट इज 950 आएगा। ये 950 भी यहाँ पे लिख देता हूँ। करेक्ट है, ये 950 आएगा। ये चीज उन्होंने बोली। तो सर इंडिविजुअल करोगे तो इस हिसाब से होगा, लेकिन अगर ग्रुप वाइज करोगे तो 1000 रुपए होगा। करेक्ट है, नो इशू। सर इन्वेंटरी को हर साल के ऊपर आपको बैलेंस शीट डेट के ऊपर क्या करना पड़ता है, रिवैल्यू करना पड़ता है। इन्वेंटरी को हर साल आपको रिवैल्यू करना पड़ता है। सपोज ऐसा समझो, कोई इन्वेंटरी है आपके पास 2011 में, कोई इन्वेंटरी है आपके पास 2011 में, इन्वेंटरी है 100 रुपए का है और उसकी एनआरवी कितनी है, 80 रुपए। तो सर उसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 80 रुपए। अब वही स्टॉक आपके पास 2012 में भी पड़ा है। थोड़ा ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। सर मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना कि 2011 में एक आपके पास इन्वेंटरी पड़ी है जिसका कॉस्ट है 100 और उसका एनआरवी है 80 रुपए। तो सर वैल्यूएशन कितना हो जाएगा उसका, 80 रुपए हो जाएगा। अब 2012 के एंड तक, 2011 के एंड में वो यूनिट हमारे पास पड़ा था, 2012 में भी वो यूनिट हमारे पास पड़ा, अभी तक बिका नहीं है। तो सर उसका कॉस्ट तो 100 ही रहेगा, पर सर उसकी एनआरवी बढ़ गई, 90 हो गई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 90 रुपए, मतलब आपने ये क्या किया, इंक्रीज किया वैल्यू। आपने इन्वेंटरी की वैल्यू क्या की, रिवर्स की, इंक्रीज की। रिवर्स बोलते हैं उसको, कि सर आपने इंक्रीज किया वैल्यू। तो कई बार ऐसा होता है कि इनिशियली आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिखते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता जाता है तो नेक्स्ट ईयर में मे भी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू बढ़ जाए। तो सिर्फ इसके बाद क्या हो जाए कि आपको रिवर्स करना पड़ता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे 2013 में भी ऐसा हुआ कि कॉस्ट 100 है, सर एनआरबी 110 हो गई। तो आपको विचेवर इज लोअर लेना है, 100 तक ही आप रिवर्स कर सकते हो, 100 के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि रूल है हमारा फिनिश गुड्स कॉस्ट या एनआरबी विचेवर इज लोअर के ऊपर ही आपको दिखाना है। तो रिवर्स आप कर सकते हो, रिवर्स आप कर सकते हो, कब तक, कॉस्ट तक ही आप रिवर्स कर सकते हो, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वैल्यूएशन शुड बी डन ऑन द आइटम बाय आइटम बेसिस, मतलब आइटम बाय आइटम बेसिस के ऊपर ही आपको वैल्यूएशन करना है। कुछ नहीं बोला हो तो, कुछ नहीं बोला हो तो हम आइटम बाय आइटम भी करेंगे। उन्होंने बोल दिया है इंडिविजुअल बेसिस नॉट ग्लोबल बेसिस, ग्लोबल बेसिस के ऊपर नहीं करेंगे। सर अभी तक मैंने आपको समझाया कि कॉस्ट या एनआरबी विचएवर इज लोअर आपको लेना है। कॉस्ट का भी मतलब नहीं समझाया और एनआरबी का भी मतलब अभी तक नहीं समझाया। एनआरबी मतलब आपको ऐसे समझ लो, एनआरबी के लिए तीनों जगह पे आपका मतलब अब मैं समझाने जा रहा हूं। एनआरबी मतलब, एनआरबी का फुल फॉर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या, अगर फिनिश गुड्स आपका है, तीनों चीज का नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। फिनिश गुड्स आपके पास है, तो आज के आज, आज के आज जो फिनिश गुड्स आपके पास पड़ा है उसको अगर बेचोगे तो कितने रुपए मिलेंगे, उसके सामने आपको सेलिंग एक्सपेंसेस कितना करना पड़ रहा है वो माइनस कर दो, बाकी का जो पैसा बचा है दैट इज आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर सिंपल से एक चीज बता रहा हूं कि सपोज एक 100 रुपए के कॉस्ट का फिनिश गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, 100 रुपए का कॉस्ट है। उसको मार्केट में आज अगर बेचने जाओगे तो 110 रुपए में आप इसको बेच सकते हो, सेलिंग प्राइस। लेकिन उसके ऊपर आपको 5% कमीशन देना पड़ेगा। कितना, सेलिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सेल करने के लिए जितना खर्चा होता है उसको बोलते हैं सेलिंग कमीशन। तो सर आज मुझे कितना रिकवर होगा, दैट इज माई नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज माई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कि सर 110 रुपए में मार्केट में उस चीज को बेच सकता हूं, लेकिन उसके ऊपर 5% अगर कमीशन देना पड़ा तो कितना कमीशन देना पड़ेगा, 110 इंटू 5% दैट इज 5.5। तो सर कमीशन मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 5.5। तो सर एक्चुअली नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरी 110, 110 माइनस 5.5 दैट इज 104.5। तो सर मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट में, अगर कोई आपके पास फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है तो फिनिश गुड्स पड़ा है उसको मार्केट में आज के आज अगर आप बेचोगे तो कितने रुपए मिलेंगे, उसके सामने कितना खर्चा आपको करना पड़ेगा, दैट इज सेलिंग एक्सपेंडिचर, उसके अंदर से माइनस कर दो तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब आपको कंपेयर करना है कि कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, क्योंकि फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड्स का सिंपल रूल है कॉस्ट या तो एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है, 100, मतलब कॉस्ट के आपको कॉस्ट उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट पे कर देनी है और आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिख देना है। इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट सिंपल, इतना इजी है। करेक्ट है। सर आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला कि वर्क इन प्रोसेस। सर वर्क इन प्रोग्रेस अगर हो या वर्क इन प्रोसेस हो तो सर थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर रॉ मटेरियल आप लेके आए, मान लेते हैं 5 रुपए का रॉ मटेरियल आप लेके आए, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनता रहना, बहुत इजीली हो जाएगा। सर 5 रुपए का आप वर्क रॉ मटेरियल लेके आए, यहां पे वर्क इन प्रोसेस होगा एंड यहाँ पे फिनिश गुड्स होगा। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। सर मुझे वर्क इन प्रोसेस की नेट रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए, वर्क इन प्रोसेस की। सर अब थोड़ा ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल मैं जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस में डालूंगा तो उसके ऊपर प्रोडक्शन होना चालू हो जाएगा। मान लेते हैं कि 50% प्रोडक्शन हो चुका है, कितना परसेंटेज, 50% प्रोडक्शन हो चुका है, तो अभी भी 50% प्रोडक्शन होना बाकी है, 50% प्रोडक्शन होना बाकी है। सर ये वर्क इन प्रोसेस का नेट रियलाइजेबल वैल्यू डायरेक्टली थोड़ी मिलेगा। क्या मार्केट में आप घूमने जाओगे कि ये वर्क इन प्रोसेस में आधा अधूरा मेरा गुड्स पड़ा हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू आप ढूंढने जाओगे, नहीं मिलेगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू वैल्यू मतलब क्या, मार्केट में आज उसकी वैल्यू क्या है।
सर आज अगर सेल करने जाओगे तो आधा अधूरा बना हुआ प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करेगा। तो सर उल्टा जाना पड़ेगा हमें। हमें क्या करना पड़ेगा कि सर ये चीज अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो कितने में बिकेगी। तो सर ये वर्क इन प्रोसेस जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितने में बिकेगा, तो उसकी सेलिंग प्राइस लो। उसमें से उल्टा आओ, ये 50% अभी तक बना नहीं है, तो ये कन्वर्जन कॉस्ट जो अभी तक हुआ नहीं है इसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जितना काम अभी भी बाकी है उसका कन्वर्जन कॉस्ट क्या कर दो, माइनस कर दो, लेस कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट माइनस कर दो। करेक्ट है सर। सेलिंग प्राइस माइनस करो, जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना, जो भी मैं बोल रहा हूं कि सर फिनिश गुड्स कितने में बिकेगा, अगर ये वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितने में बिकेगा वो लिख दो। सर मान लेते हैं कि 100 रुपए में बिकेगा। सर उसके अंदर कन्वर्जन कॉस्ट माइनस करो। क्यों कन्वर्जन कॉस्ट माइनस करेंगे? क्योंकि सर 50% अभी तक बना नहीं है ये गुड्स। 50% बन चुका है लेकिन 50% अभी भी खर्चा करना बाकी है, तो मैं यहां पे आना चाहता हूं। अगर यहां पे आना है तो यहां से उल्टा आना पड़ेगा। अगर यहां पे आपको आना है, अगर यहां पे आपको आना है तो यहां से उल्टा आना पड़ेगा। तो सर यहां पे 100 रुपए में सेल हो रहा है और अभी तक 100 रुपए में सेल हो रहा है, तो यहां पे जो है 50% का अभी तक खर्चा हुआ नहीं है। 50% का खर्चा हुआ नहीं है, वो 50% का खर्चा मान लेते हैं 40 रुपए। तो सर कन्वर्जन कॉस्ट कितना है, 40 रुपए। एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, सेलिंग एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो 100 रुपए को सेल करने के लिए 10% का सेलिंग एक्सपेंडिचर, तो सर 10 रुपए का सेलिंग एक्सपेंडिचर। तो सर ये वर्क इन प्रोसेस की एक्चुअली वैल्यू मार्केट में कितनी होगी, 50 रुपए। एनआरवी, ये एनआरवी कितनी होगी, 50 रुपए। सर थोड़ा ध्यान से समझना, मैं उल्टा आया। तो सर वर्क इन प्रोसेस की एनआरवी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, फिनिश गुड्स का। वो चीज अगर फिनिश गुड्स बन जाती, यहां पे लिखा हुआ है देखो, वो चीज अगर फिनिश गुड्स बन जाती तो कितना सेलिंग प्राइस होता, यहां पे लिखा हुआ है। अगर वो चीज फिनिश गुड्स बन जाती तो कितना सेलिंग प्राइस होता, वो लिखना है। सेलिंग एक्सपेंडिचर, सर सेलिंग एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, सिंपल है। एंड कन्वर्जन कॉस्ट आपका माइनस करो, तो आपका वर्क इन प्रोसेस आ जाए। सर रॉ मटेरियल का एनआरवी कभी भी होता नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है। इसी वजह से मैंने सारी जगह पे डैश कर दिया है, उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है, और वो रिप्लेसमेंट वैल्यू मैंने आपको समझा दिया कैसे होती है। करेक्ट है। तो सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको समझना है, कभी भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना तो जो मैंने बोला वही आपको कर देना है। सेलिंग प्राइस लिख दो, उसके अंदर से सेलिंग एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, तो आपको फिनिश गुड का नेट एनआरवी मिल जाएगा। लेकिन वर्क इन प्रोसेस का एनआरवी चाहिए तो जितना काम बाकी है उतना काम का कन्वर्जन कॉस्ट भी आपको माइनस करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। अगर वो सेलिंग प्राइस में वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितने में सेल होगा वो, उसमें से सेलिंग एक्सपेंडिचर माइनस करो और कन्वर्जन कॉस्ट भी माइनस करो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एनआरवी आ जाएगा। करेक्ट है। तो सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे, जहां जहां नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखा हुआ है, ये रहा नेट रियलाइजेबल वैल्यू जहां पर लिखा हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सर अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स पेपर एनवेलप्स। पेपर एनवेलप्स वो सेल करते हैं। द स्टॉक ऑफ एनवेलप्स वाज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी ऑन 31 मार्च 2011। द कॉस्ट ऑफ द पैक 50 रुपए का कॉस्ट था। सर कॉस्ट 50 रुपए है, कितना, कॉस्ट 50 रुपए है, ठीक है सर। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट द ऑडिटर नोटेड दैट द सब्सिक्वेंट सेल प्राइस फॉर द इन्वेंटरी ऑन 15 अप्रैल वाज 40 पर पैक। सर सब्सिक्वेंट सेल प्राइस कितना है, सर उन्होंने बोल दिया कि सर ये क्लोजिंग स्टॉक है, फिनिश गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है, नो इश्यू सर, ये फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, एनवेलप्स पड़े हुए हैं, जिसका कॉस्ट कितना है, 50 रुपए। पर सर उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप इसको सेल करोगे, मतलब किसको, ये फिनिश गुड्स को नेक्स्ट 15 दिन में सेल करोगे, तो सर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो सर एनआरवी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो एनआरवी के लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, 40 रुपए, उसके अंदर से सेलिंग एक्सपेंडिचर माइनस करने पड़ेंगे। उन्होंने बोला कि फर्दर मोर इंक्वायरी रिवील्स दैट ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक टेकिंग द वाटर लीकेज हैज क्रिएटेड डैमेज टू द पेपर and glue. Accordingly, in the following week, ABC Limited has spent a total of 15 per pack for repairing and applying the glue on the envelope. उन्होंने ऐसा बोला कि देखो भाई, अब मुझे पता चल रहा है कि ये फिनिश गुड्स जो है वो कितने में बिकेगा, 40 रुपए में बिक सकता है। 40 रुपए में बिक सकता है मतलब सेलिंग प्राइस उसकी 40 रुपए। पर ये 40 रुपए में बेचने के लिए उनको एक्स्ट्रा 15 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, तो ये क्या है, सेलिंग एक्सपेंडिचर तो है सर, सेलिंग एक्सपेंस है। क्यों, सेल करने के लिए सेलिंग एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा आपको, सेल करने के लिए आपको 15 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। पर पैक 15 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लीकेज हो गया वहां पे, सर लीकेज हो गया, तो सर सेल करने के लिए आपको एडिशनली 15 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो सर आपके हाथ में 40 रुपए तो आएंगे, लेकिन उसके सामने 15 रुपए का कुछ खर्चा भी तो होगा। तो 15 रुपए का खर्चा होगा तो अल्टीमेटली हाथ में कितना बचेगा, सर 25 रुपए बचेगा। तो एनआरवी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस माइनस
सेलिंग एक्सपेंडिचर मतलब 25 रुपए हाथ में आएंगे तो 25 रुपए, तो सर विच एवर इज लोअर 25 रुपए, तो सर 25 रुपए आपका क्या आ जाएगा एनआरवी, और आपका लॉस 25 रुपए हो जाएगा। मतलब कॉस्ट 50 रुपए था और आपका क्लोजिंग स्टॉक 25 रुपए में दिख रहा है, मतलब 25 रुपए का आज ही आपको रिटर्न डाउन वैल्यू कर देना पड़ेगा, आज ही आपको क्लोजिंग स्टॉक 25 रुपए पे दिखाना पड़ेगा, 25 रुपए का लॉस आपको आज ही दिखा देना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईजी है आपको एनआरवी समझने के लिए, करेक्ट है। एनआरवी कैसा होता है, फिनिश गुड्स का भी एनआरवी उन्होंने बोल दिया कि सेलिंग प्राइस माइनस सेल करने के लिए जितने भी खर्च होते हैं वो माइनस कर दो, करेक्ट है। सर अब एनआरवी मैंने आपको समझा दिया, ये एनआरवी का हमने एग्जांपल भी कंसीडर कर लिया, एनआरवी हमने समझ लिया। अब एनआरवी समझने के बाद हमें आपको क्या करना है, इन्वेंटरीज को समझना है, उसका कॉस्ट। तो सर यहाँ पे जो मैंने कॉस्ट लिखा है ना, यहाँ पे जो मैंने कॉस्ट लिखा है कि कॉस्ट या तो एनआरवी विच एवर इज लोअर, क्या लिखा है, कॉस्ट या तो एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो सर उसमें कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पे समझाया हुआ है। तो सर कोई भी चीज आप इन्वेंटरी है, तो इन्वेंटरी का कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हो, तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो तरीके। सर कोई भी इन्वेंटरी होती है आपके पास, कोई भी इन्वेंटरी होती है, सर आप दो तरीके से इन्वेंटरी ला सकते हो, एक तो परचेस करके, एक फिनिश गुड्स डायरेक्टली परचेस करके आप सेल करो, होलसेल करते हो, गुड्स को परचेस किया और गुड्स को सेल किया। और एक दूसरा होता है कि आप प्रोडक्शन करते हो, रॉ मटेरियल लेके आए, रॉ मटेरियल लेके आए और उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में और उसको सेल किया, करेक्ट है। तो सर प्रोडक्शन करते टाइम के ऊपर आपकी इन्वेंटरी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आपका कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने परचेस किया है किसी भी मटेरियल को, किसी भी स्टॉक को, या किसी भी चीज को जिसको आपको गुड्स को सेल करना है, उस चीज को आपने परचेस किया तो उसका भी कॉस्ट फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सर कैसे, सर अगर आपने इफ इन्वेंटरी इज परचेस्ड और प्रोड्यूस्ड, अगर परचेज किया है या प्रोड्यूस किया है, वो दो तरीके हैं। तो उन्होंने बोला है इट इंक्लूड्स एनी कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन। मतलब सर परचेज करो या प्रोड्यूस करो, इन्वेंटरी का कॉस्ट अगर आपको पूछा हो तो उसको नेसेसरी कंडीशन तक लाने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे आपको क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। तो सर वो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ परचेज्ड गुड्स, लिख दिया। सर मैंने जो लिस्ट दिया है वो ध्यान से अगर आप पढ़ लोगे ना आराम से हो जाएगा आपसे सम। सर अगर आप परचेज करते हो गुड्स, अगर आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, गुड्स को परचेज कर रहे हो, मतलब कहीं से गुड्स उठा के ला रहे हो, तो अगर गुड्स परचेज कर रहे हो मतलब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, सीधा गुड्स लाए और उसको बेच दिया, मतलब प्रोडक्शन का काम आपका नहीं है, आपने सीधा गुड्स परचेज किया और आपने सेल कर दिया। तो परचेज गुड, तो उसमें इन्वेंटरी का कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करें, तो जब आप परचेज करते हो तो गुड्स का परचेज प्राइस लिख दो, उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट आपको जो मिले वो माइनस कर दो, लेकिन कैश डिस्काउंट को इग्नोर करो। सर कैश डिस्काउंट को क्यों इग्नोर करना है, कैश डिस्काउंट आपका जो है वो आपकी इनकम है एक्चुअली, कैश डिस्काउंट। सर आपको मैं बोलूं थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं जो लिखने की कोशिश कर रहा हूं, सर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, करेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। सर आपने कॉस्ट कोई परचेज किया, या टू यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, और आपने कोई स्टॉक परचेज किया, ठीक है। सर 100 रुपए का स्टॉक परचेज किया, 100 रुपए का स्टॉक परचेज किया, पर आपने जल्दी से पेमेंट कर दिया उसको, उन्होंने बोला कि जल्दी से आप पेमेंट करोगे तो कैश डिस्काउंट दूंगा 5% का। तो सर आपने उसको जल्दी से पेमेंट किया तो 5% मतलब 5 रुपीज का उसने डिस्काउंट दिया। सर ये 5 रुपए का डिस्काउंट है ना, वो कैश डिस्काउंट है। ये कैश डिस्काउंट होता है ना, ये कैश डिस्काउंट आपकी इनकम होती है, वो आप पीएनएल में लिखते हो, पीएनएल में क्रेडिट साइड पे लिखते हो कैश डिस्काउंट 5 रुपए। सर कैश डिस्काउंट आपकी इनकम होती है, और कैश डिस्काउंट आप कभी भी आपके स्टॉक की वैल्यू में से माइनस नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 100 रुपए का गुड्स था, 5 रुपए का कैश डिस्काउंट मिला तो 95 रुपीज का गुड्स, ना 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 ना। 95 रुपीज का गुड्स तभी बोला जाएगा वो ट्रेड डिस्काउंट आपको मिले। मतलब ट्रेड डिस्काउंट अगर 5% होता तो मैं बोल देता कि 95 रुपीज का ही गुड्स है, यहाँ पे 595 लिख देता। पर यहाँ पे नहीं, 95 नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे 100 ही लिखूंगा। क्यों, क्योंकि सर ये कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट इज इररिलेवेंट, ये इररिलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए वो इररिलेवेंट है। क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट आपकी खुद की मैनेजमेंट स्किल है ये, आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा था इसी वजह से आपने जल्दी पैसा दे दिया, तो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने का आपका जो एक्सपर्टीज है उसकी वजह से आपको फायदा हुआ है। दैट डजंट मीन कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर दूं मैं, तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसी वजह से बोलते हैं कि कैश डिस्काउंट की वैल्यू को कभी भी माइनस नहीं करते, क्योंकि वो आपकी इनकम है। पर ट्रेड डिस्काउंट है वो आपको माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट में। सर फिर उसके बाद आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हो, आप क्या पे करते हो, इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हो, एंड टैक्स लाइक जीएसटी ओनली इफ नॉन रिफंडेबल। सर आपने, अगर आप
ग्रुप 1 में आपने जीएसटी पढ़ ही लिया होगा, उसके अंदर बोलते हैं कि सर इंपोर्ट ड्यूटी या जीएसटी आप पे करते हो तो उसके ऊपर आईटीसी मिल जाता है। अगर आईटीसी मिल जाता है तो यहाँ पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आईटीसी नहीं मिलता है, मतलब नॉन रिफंडेबल है, तो आपका वो खर्चा हो जाता है। क्योंकि आप सोचो सर, 100 रुपए का गुड्स मैंने परचेस किया मान लो, उसके ऊपर मैंने ट्रेड डिस्काउंट लिया सर 10 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट, तो वो मैंने माइनस कर दिया, पर उसके ऊपर मैंने जीएसटी भरा, इंपोर्ट ड्यूटी भरा, जिसके ऊपर मुझे आईटीसी नहीं मिलने वाला, तो वो मेरा खर्चा है ना एक्चुअली। वो मुझे किससे रिकवर करना है सर? अल्टीमेटली मुझे कस्टमर से रिकवर करना पड़ेगा। सपोज उसके ऊपर 5 रुपीज का खर्चा हुआ तो मैंने 5 रुपीज लिख दिया, क्यों? क्योंकि सर वो मेरा खर्चा है एक्चुअली, वो मेरा गुड्स की वजह से खर्चा हो, तो गुड्स में ही ऐड करना पड़ेगा ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट चार्जेस, देखो ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट चार्जेस जितने भी हो, वो गुड्स को हमारे तक लाने के लिए, मतलब वो गुड्स है उसको मेरे गोडाउन तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट चार्जेस होगा, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सर अदर हैंडलिंग कॉस्ट, कुछ भी हैंडल करने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग करने के लिए कॉस्ट होता है, वो भी सारे खर्चे लिखने पड़ेंगे। सर इंश्योरेंस, परचेस के ऊपर हम इंश्योरेंस करवाते हैं, वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ये सारे खर्चे देखना, वो गुड्स को नेसेसरी कंडीशन लाने तक के खर्चे हैं, मतलब वो गुड्स मैंने परचेस किया उसको मेरे गोडाउन तक सही ढंग से लाने तक के जितने भी खर्चे हैं वो सारे मैंने ऐड करते गया। क्यों? क्योंकि मैंने गुड्स को परचेस किया है। अगर गुड्स को परचेस किया तो गुड्स को सही ढंग से लाने तक का खर्चा जितना भी होता है वो सारा मेरा क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंटरी में आना ही चाहिए, वो मेरे कॉस्ट में आना चाहिए। तो इसी वजह से अभी तक मैंने क्या किया, परचेस प्राइस, उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, कैश डिस्काउंट मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो हमारी फाइनेंशियल एबिलिटी है, मैनेजमेंट एबिलिटी है। इंपॉर्टेंट इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स लाइक जीएसटी अगर नॉन रिफंडेबल होगा तो प्लस करो, और रिफंडेबल है तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट चार्जेस, अदर हैंडलिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस ऑन परचेज। फिर ब्रोकरेज टू इंडेंटिंग एजेंट। इंडेंटिंग एजेंट मतलब क्या, कई बार हमें परचेस करने के लिए बाइंग कमीशन देना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हमें गुड्स परचेस करना होता है ना, हम एजेंट हायर करते हैं, तो वो एजेंट को भी हमें कुछ पैसा देना पड़ता है, तो वो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक की, वो भी हमारा क्या है, गुड्स के ऊपर ही खर्चा है। तो कई बार हम बाइंग कमीशन पे करते हैं, तो वो बाइंग कमीशन भी हमारा खर्चा हो जाता है। तो सर ऐसे हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाता है। सर ये सारे खर्चे आपके जितने भी है वो ऐड करते जाओ तो आपका कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा। आपका कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा, मतलब परचेज किया अगर आपने, अगर आप परचेस करके गुड्स को बेच रहे हो और उसका कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर आपको लेना है फिनिश गुड्स का, तो आपको कॉस्ट इस तरह से निकालना है, और एनआरवी मैंने आपको बताया एनआरवी इस तरीके से निकालना है। सिंपल एज दैट, विच एवर इज लोअर ले लो, आपका काम हो गया। सर ये आपका परचेस गुड्स का था। सर परचेस गुड्स के बाद क्या आता है सर, अगर मैं गुड्स प्रोड्यूस करूं तो सर अब काम मुश्किल हो गया। सर अगर मैं गुड्स प्रोड्यूस करूं तो क्या, सर अगर मैं गुड्स प्रोड्यूस करूं तो क्या हो सकता है? तो सर अगर मैं गुड्स प्रोड्यूस करूं तो प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल लेके आया मैं, तो सर मटेरियल का खर्चा लिख दो। सर उसके ऊपर लेबर लगाऊंगा, कॉस्ट शीट याद करो। सर रॉ मटेरियल खर्चा लिख दो, लेबर खर्चा लिख दो। सर प्रोडक्शन ओवरहेड, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा वो सारे ओवरहेड्स लिखने पड़ेंगे, और प्रोडक्शन ओवरहेड जितने भी होंगे वो लिखने पड़ेंगे। और प्रोडक्शन ओवरहेड दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड। बस थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला खर्चा अगर आपने समझ लिया तो काम हो जाएगा। सर प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दो टाइप के होते हैं। सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो है ना, वो डायरेक्टली खर्चा ही है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल लगता है, उसके ऊपर लेबर लगता है, वो जितना खर्चा हो वो ऐड कर दो। फिर उसके अंदर क्या ऐड करते हैं हम, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड होता है। वेरिएबल ओवरहेड मतलब क्या, डिजाइनिंग कॉस्ट और वो सारी चीजें, जितना भी हमें खर्चा करना है, जितना प्रोडक्शन करना है उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, डिजाइनिंग के लिए खर्चा करना पड़ता है, तो वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है और प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाता है। फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड भी लगता है। फिक्स्ड ओवरहेड कौन सा, द डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट, फैक्ट्री रेंट, एनर्जी कॉस्ट एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे फिक्स्ड है, जो खर्चे होने ही वाले हैं। सर अगर मैं प्रोडक्शन करूं कि ना करूं, मेरा रेंट तो मुझे पे करना ही पड़ेगा, तो ये भी मेरा प्रोडक्शन का खर्चा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर करेक्ट है, ये प्रोडक्शन का खर्चा हो जाएगा। तो सर ये सारे खर्चे आ जाएंगे, ये सारे खर्चे का टोटल करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। लेकिन जब आप प्रोड्यूस्ड गुड्स में, ये जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स, प्रोड्यूस गुड्स का कॉस्ट अगर आप बना रहे हो, तो इन दैट सिनारियो आपको इग्नोर करना है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्यों सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आप नहीं कंसिडर कर रहे? थोड़ा ध्यान से समझना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, सर थोड़ा ध्यान से समझना, सर एडमिनिस्टर जो आप कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जितना भी आप कर रहे हो उसके लिए लॉजिकली समझो। सर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो अगर आप, क्या एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है आपको? सर इनडायरेक्टली हेल्प करता है, वो कॉस्टिंग में आपका आ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट में, वो कॉस्टिंग में आ जाएगा। पर सर इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन करने में हेल्प नहीं कर रहा है। सर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वो प्रोडक्शन करने में कैसे हेल्प कर रही है, वो तो सिर्फ मैनेज कर रही है आपको, वो हेल्प नहीं कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करके दे रही है आपको। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अभी भी बोल रहा हूं, कॉस्टिंग में हो सकता है,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर गुड्स को सेल करने का खर्चा आपका प्रोडक्शन का खर्चा कैसे हो जाएगा? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपको पूरा इग्नोर कर देना है। ये चीज उन्होंने बोल दी, करेक्ट है। सर उन्होंने बोला कि सर आप कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सर ये आपका जो आ गया कॉस्ट ऑफ, उन्होंने बोल दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आ जाएगा ये इस तरीके से। पर सर उन्होंने बोला कि कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे फाइंड आउट, एक यूनिट का खर्चा कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ पे जो यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये जो कॉस्ट ऑफ परचेज फाइंड आउट किया वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आपने जितने परचेज किए वो डिवाइड कर दो, तो एक यूनिट का खर्चा मिल जाएगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट ऑफ परचेज अपॉन एक्चुअल यूनिट परचेज, तो एक यूनिट का खर्चा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन किया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर दो, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलेगा? तो जितने भी यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं उनटू कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सपोज ऐसा बोलूं मैं आपको कि सपोज मैंने 100 रुपए का खर्चा किया, थोड़ा ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज मेरा 100 रुपए का है और मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए। कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 10 यूनिट। तो सर एक यूनिट का खर्चा कितना? 10 रुपए का। सर अब मैंने 2 यूनिट मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में है, 2 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में, तो 2 × 10 मतलब 20 रुपए का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है और 8 रुपए मैंने सेल कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने यूनिट्स कितने सेल कर दिए? 10 में से 2 मेरे पास क्लोजिंग में है, तो 8 मेरे पास क्या है? सेल हो चुके होंगे। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 × 10 मतलब 80 रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया और क्लोजिंग स्टॉक मेरा 20 रुपए का हो गया। इतना इजी बच्चों जैसा है कि सर कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हो? कॉस्ट पर यूनिट मतलब परचेज अगर किया तो जितना परचेज का खर्चा है डिवाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स परचेज कर दो। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करो डिवाइड बाय जितना प्रोड्यूस है वो कर दो, करेक्ट है। उसमें से जितना क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वो कॉस्ट पर यूनिट कर दो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। टोटल खर्चे में से वो माइनस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। क्यों? 100 में से मैं 20 माइनस करूँ तो भी 80 आ जाएगा। किसी भी तरीके से करो, इट इज अप टू यू, आपको जैसे भी करना हो। आप एक बच्चों की तरह भी कर सकते हो ये सारी चीजें, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये एक छोटा सा एग्जांपल है, जल्दी से हम कर लेते हैं। सर उन्होंने बोला है एबीसी लिमिटेड बाइज गुड्स फ्रॉम ओवरसीज सप्लायर। सर ओवरसीज सप्लायर से गुड्स परचेस कर रहे हैं। ही रिसेंटली टेकन डिलीवरी ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स। द कोटेड प्राइस ऑफ कंपोनेंट एक्स वाज 1200 यूनिट पर यूनिट। सर कोटेड प्राइस उसकी कितनी है? 1200 रुपए। बट एबीसी लिमिटेड हैज नेगोशिएटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% ड्यू टू साइज ऑफ द ऑर्डर। सर उन्होंने बोल दिया है कि 1200 यूनिट का प्राइस है लेकिन 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, करेक्ट है, ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1200 रुपए माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो सर 1200 माइनस 5% मतलब 1140 में मुझे पड़ सकता है ये। 1140 इंटू कितना यूनिट? इंटू 1000। तो देख लो 11,40,000 रुपए का मेरा क्या है? परचेस प्राइस है। परचेस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, इट इज अप टू यू। पर उन्होंने बोला है द सप्लायर ऑफर एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। सर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 2% फॉर द पेमेंट विद इन 30 days एंड एबीसी इंटेंड्स टू अचीव दिस। सर उन्होंने बोला कि अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? ये कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट हम इग्नोर कर देते हैं। सर कैश डिस्काउंट हमें इग्नोर करना है। उन्होंने बोला द इंटेंशन टू टेक डिस्काउंट इज इररिलेवेंट। कैश डिस्काउंट हम कंसिडर नहीं करते। फिर उसके बाद बोला इंपोर्ट ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी 60 पर यूनिट। सर इंपोर्ट ड्यूटी हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये परचेस गुड्स है, 1000 यूनिट परचेस किया मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 60,000 रुपए हमने ऐड कर दिया इंपोर्ट ड्यूटी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है मस्ट बी पेड बिफोर द वंस द गुड्स आर रिलीज थ्रू कस्टम एबीसी लिमिटेड मस्ट पे डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 5000 टू हैव कंपोनेंट टेकन टू वेयरहाउस। वेयरहाउस तक लेके जाने के लिए 5000 रुपए का अभी भी हैंडलिंग कॉस्ट करना, डिलीवरी कॉस्ट भी हमारा खर्चा हो जाएगा। तो सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में मेरा कितना हो जाएगा? 12,05,000 हो जाएगा। ये कैसे मैंने किया? सर 1200 में से 1200 रुपए थे, उसमें से 5% माइनस कर दिया, मतलब 1140 रुपए में एक यूनिट पड़ेगा। ऐसे 1000 यूनिट मैंने परचेस किए, तो सर 11,40,000 रुपए का मेरा परचेस प्राइस। उसके अंदर 1000 यूनिट 60 रुपए पर यूनिट मेरी इंपोर्ट ड्यूटी है, तो 60,000 रुपए का मेरा इंपोर्ट ड्यूटी आ गया। एंड फिर मेरा डिलीवरी कॉस्ट 5000। कैश डिस्काउंट इररिलेवेंट है वो मैंने लिख दिया, करेक्ट है। सर अब ये मैंने कॉस्ट हमने जो फाइंड आउट किया ना, कॉस्ट, ये कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया। ये कॉस्ट फाइंड आउट करते करते कौन से खर्चे हमें कंसिडर नहीं करने हैं वो उन्होंने एक लिस्ट दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझ, नोट्स। इन साइलेंट सिचुएशन अज्यूम ऑल टैक्सेस आर नॉन रिफंडेबल। सर अगर कुछ बोला ना हो सम में, अगर सम में कुछ बोला ना हो तो सारे के सारे टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या? सर सारे के सारे खर्चे जो है वो हमें आईटीसी नहीं मिलने वाला है, तो खर्चे में ऐड कर दो टैक्सेस के, करेक्ट है। अब जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला नोट्स है। उन्होंने बोला है कि ये सारे खर्चे हम कॉस्ट ऑफ परचेज या तो प्रोडक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। ये कॉस्ट हमने जो फाइंड आउट किया इसके अंदर लिस्ट में, जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप फाइंड आउट करते हो, तब उसके अंदर आपको कौन से खर्चे हैं जो ऐड नहीं करने। ये तो मैंने लिस्ट तो बता दी, लेकिन फिर भी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको कंसिडर नहीं करने। उन्होंने बोला है कि फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेजेस और प्रोडक्शन। फर्स्ट, एबनॉर्मल लॉस।
सर एबनॉर्मल लॉस आपको कंसिडर नहीं करना है। एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या सर? ऐसा लॉस जो आपकी खुद की गलती है। सर मेरी खुद की गलती, मैं क्लोजिंग स्टॉक में क्यों ऐड करूं? क्लोजिंग स्टॉक जितना ऐड करोगे उतना आपका जीपी बढ़ जाता है। तो सर मेरी खुद की गलती मतलब एबनॉर्मल लॉस मतलब मेरी खुद की गलती है। तो अगर मेरी खुद की गलती है, उसकी वजह से कोई खर्चा हो रहा है, वो मैं क्लोजिंग स्टॉक में कैसे ऐड कर सकता हूँ? इसी वजह से हमेशा याद रखना, नॉर्मल लॉस आप ऐड कर सकते हो पर एबनॉर्मल लॉस आप ऐड नहीं कर सकते। एबनॉर्मल लॉस आपको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। सर स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। सर स्टोरेज कॉस्ट आपको लेना है। स्टोरेज कॉस्ट अगर आपको एग्जाम में स्टोरेज कॉस्ट दे दे तो आपको कंसिडर नहीं करना है। पर अगर आपको ऐसा बोले कि स्टोरेज कॉस्ट इट इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर्पस के लिए ये स्टोरेज कॉस्ट करना हरगिज पड़ेगा, अगर ये स्टोरेज कॉस्ट आप नहीं करोगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ही आपको वो ऐड कर देना है, वरना नहीं कर। स्टोरेज कॉस्ट अगर आपको ऐसा बोल दे कि स्टोरेज कॉस्ट नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको ऐड करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। लेकिन कुछ नहीं बोले तो स्टोरेज कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं करना, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट जो है वो तो आपका प्रोडक्शन के बाद का खर्चा, वो तो आपका खर्चा है। मैं स्टोर कर रहा हूं, उसके बर्डन को मैं थोड़ी ना कस्टमर पे डाल सकता हूं, मेरा खर्चा है वो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सेलिंग एंड ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो सैलरी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है ही नहीं, उसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हर एक एंट्री का अकाउंटिंग करेगा, उसको प्रोडक्शन के साथ क्या लेना देना। इसी वजह से उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। कैश डिस्काउंट के अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं इंक्लूड होगा, ये भी मैंने बता दिया। इंटरेस्ट कॉस्ट, लोन रेजिंग फीस ऑन लोन टेकन परचेज बिफोर फॉर इन्वेंटरी अलाउड अंडर सेक्शन इंड एस 23। सर उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट कॉस्ट आपको क्या याद रखना, इंटरेस्ट कॉस्ट कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं होता। सपोज ऐसा समझ लो, इसका एग्जांपल देता हूं। सर 100 रुपए का मोटर कार है। कितने का? 100 रुपए का मोटर कार है। सर मैंने बोला कि 1 साल के बाद आपको पे करूंगा। कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। तो वो बोलेगा कि 1 साल के बाद आप 10% के इंटरेस्ट के साथ पे करना। तो सर आपने 10% ऐड किया, मतलब 110 रुपए आपने पे किए 1 साल के बाद। तो सर 1 साल के बाद आपने 110 रुपए जो पे किए, 110 में से 100 रुपए जो है वो गुड्स के थे, बाकी के 10 रुपए जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट है। वो क्या है? इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो सर आपको क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए ही दिखाना है, 10 रुपए तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो आपको पीएनएल में दिखाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। वो आपको कहां पे दिखाना पड़ेगा? पीएनएल में। टाइमिंग की वजह से जो आपका डिफरेंस होता है वो पीएनएल में दिखाना पड़ता है आपको, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। करेक्ट है? तो सर ये इंटरेस्ट कॉस्ट आपको क्या करना है? आपको ऐड नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो सर यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ये वाला, कि सर कॉस्ट या तो एनआरवी, कॉस्ट या तो एनआरवी विच एवर इज लोअर, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। तो सर ये कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए मैंने पूरा लंबा चौड़ा डिस्कशन किया। फिर उसके बाद एनआरवी कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए मैंने ये टेबल दिया हुआ है आपको। ये दोनों अगर आप कंसिडर कर लिया तो आपका काम हो गया। करेक्ट है? क्या क्या चीज कंसिडर नहीं करनी? एबनॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट कॉस्ट कंसिडर नहीं करना है। लेकिन इंड एस 23 वाला इंटरेस्ट कंसिडर करना है, उसके लिए इंड एस 23 हम पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल में पढ़ोगे आप। चलो सर एग्जांपल है क्या क्या खर्चे हमें कंसिडर करना है, क्या क्या खर्चे आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे टिक मार्क ही करते जाएंगे, आराम से हो जाएगा। शार्प ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेशन परचेज मोटरसाइकिल फॉर वेरियस कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स देम टू यूरोप। शार्प ट्रेडिंग हैज इनकर्ड दीज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग 2011। सर ये खर्चे किए, कॉस्ट ऑफ परचेज सर इंक्लूड होगा। तो सर टिक मार्क कर देते, यस इंक्लूड होगा। ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज सर माइनस हो जाएगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। करेक्ट है? मतलब इंक्लूड इन द सेंस कि ये माइनस हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट है तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब हम इसको कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इंपोर्ट ड्यूटीज कंसिडर करेंगे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कंसिडर करेंगे, अदर हैंडलिंग कॉस्ट कंसिडर करेंगे, सैलरी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, ऑलरेडी अभी बता दिया। सर ब्रोकरेज कमीशन पेएबल टू इंडेंडिंग एजेंट, सर ये कंसिडर करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। सेल्स कमीशन कंसिडर नहीं करेंगे। आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट, सर आफ्टर सेल सेल्स वाला जितना भी खर्चा है वो कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब सर 1 1 2 3 4 5 7, सर ये कंसिडर करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 एंड 7 विल बी इंक्लूडेड, मतलब ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूडेड इन द सेंस वो माइनस हो जाएगा। लेकिन 6 7 6 8 एंड 9 वोंट बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं होंगे हमारे कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने भी हमारी इन्वेंटरी है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। आई होप सो करेक्ट है। सर अब थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड। सर फिक्स्ड ओवरहेड आपने कॉस्टिंग में सीखा होगा, नहीं भी सीखा है तो भी यहाँ पे मैं तो बच्चों की तरह सिखाऊंगा आपको। सर ये क्या है, इसके लिए पहले एग्जांपल समझा देता हूं आपको। फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेशन है ना, उसके लिए ये एग्जांपल पहले समझा देता हूं, आराम से समझ आ जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे हमें कंसीडर करना। सर फिक्स्ड ओवरहेड जो होता है ना, उसका टोटल फिक्स्ड ओवरहेड आपको पता होता है कि 1,20,000 रुपए का सपोज ये फिक्स्ड ओवरहेड है। आपको ये जानना है कि आपका नॉर्मली कितना प्रोडक्शन आप करते हो, नॉर्मली 5,000। नॉर्मली आप कितना प्रोडक्शन करते हो? 5,000। करेक्ट है?
सर अब आपको हमेशा फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो एब्जॉर्ब करना होता है। फिक्स्ड ओवरहेड क्या करना होता है? एब्जॉर्ब करना होता है। और फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? थोड़ा ध्यान से, ये फिनेंशियल रिपोर्टिंग का तरीका है, एब्जॉर्प्शन। उन्होंने बोला कि फिक्स्ड ओवरहेड लिख दो अपॉन एक्चुअल यूनिट और नॉर्मल प्रोडक्शन, विच एवर इज हायर, वो आपका एब्जॉर्प्शन रेट हो जाएगा। सर कैसे? थोड़ा ध्यान से समझो। सर ये एग्जांपल है, सर ये एग्जांपल है। सर 1,20,000 रुपए आपका फिक्स्ड ओवरहेड है। नॉर्मली आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो? 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो। नॉर्मली आप 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो। एलोकेट फिक्स्ड ओवरहेड इफ, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड का पर यूनिट खर्चा निकालो। पर यूनिट खर्चा फिक्स्ड ओवरहेड का आप निकालो। तो सर पर यूनिट का खर्चा फिक्स्ड ओवरहेड का कैसे निकालेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है। सर फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी रेट, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 4,000, तो सर 5,000 या 4,000 हायर लेना है। 5,000 या 4,000, मतलब हायर क्या है? आपको फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट एक निकालना है। फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट या तो एब्जॉर्प्शन रेट एक निकालना पड़ेगा। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। सर वो एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? सर 1,20,000 जो टोटल खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोडक्शन, विच एवर इज हायर लेना है। तो विच एवर इज हायर मतलब 5,000 इज हायर, तो 5,000 मतलब एक यूनिट का फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? 24 रुपए। फिक्स्ड ओवरहेड अगर आपको एब्जॉर्ब करना है तो 24 रुपए होगा। अब फिक्स्ड ओवरहेड के 1,20,000 जो है ना उसको मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1,20,000 को मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ। 1,20,000 रुपए का जो खर्चा है उसको बाइफरकेट कर रहा हूँ। सर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? सर नॉर्मल प्रोडक्शन कितना हुआ मेरा? कितना प्रोडक्शन हुआ इस साल? 4,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। 4,000 यूनिट, एक यूनिट का एब्जॉर्प्शन कितना है? एक यूनिट का एब्जॉर्प्शन कितना है? 24 रुपए। तो सर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड मेरे हिसाब से एब्जॉर्प्शन कितना होगा मेरे हिसाब से? फिक्स्ड ओवरहेड अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड ऐड करना है तो कितना ऐड करूंगा? 96,000 ओनली। तो सर 1,20,000 में से 96,000 एब्जॉर्प्शन करूंगा तो बाकी का 24,000 कहां जाएगा? वो आपका खर्चा है। सर ये लॉजिकली समझाता हूं क्या है। सर आप कितना प्रोड्यूस कर सकते थे? 5,000। आप कितना प्रोड्यूस कर सकते थे? 5,000 रुपए प्रोड्यूस, 5,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे। आपने कितना प्रोड्यूस किया? 4,000। मतलब 80% की एफिशिएंसी है आपकी। सर 80% की एफिशिएंसी है तो जितनी आपकी एफिशिएंसी है ना उतना ही आपका क्लोजिंग स्टॉक में खर्चा जाएगा। सर इसका एग्जांपल आपको देता हूं, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। सर ये आपका पीएनएल अकाउंट है। पीएनएल ट्रेडिंग एंड पीएनएल ऐसा समझ लो। ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। सर यहाँ पे आपका फिक्स्ड ओवरहेड है टू फिक्स्ड कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। सर यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं आपको बोलूं कि आपका 1,20,000 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना मैं जो भी बोल रहा हूँ वो। सर फिक्स्ड कॉस्ट आपका 1,20,000 रुपए का है, करेक्ट है। 1,20,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे आप क्या लिखते हो? बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, पर क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे आप? 96,000। क्या लिखोगे आप? 96,000। क्यों? सर आपका 24,000 का लॉस है ना वो दिखना चाहिए एक्चुअली। 24,000 का लॉस है ना वो दिखना चाहिए। क्यों? सर आपने काम कम किया। सर अगर आप काम कम करोगे तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड भी एब्जॉर्ब भी आपका कम होना चाहिए। ये लॉजिक उन्होंने बताया। ये लॉजिक वो बोल रहे हैं कि अगर आप काम कम करोगे तो फिक्स्ड ओवरहेड, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि ये जो जगह है उसका रेंट है 5,000 रुपीज। ये जगह है उसका रेंट है 5,000 रुपीज, लेकिन मैं काम ही ना करूं, कुछ भी काम ना करूं, तो ये सारा का सारा बर्डन जो है, रेंट का बर्डन मेरे ऊपर आना चाहिए कि मैं कस्टमर के ऊपर डाल दूं? मेरे ऊपर आना चाहिए क्योंकि मैंने काम नहीं किया। तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखो भाई 5,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन आपकी एफिशिएंसी कितनी है? सिर्फ 80% की एफिशिएंसी है। कितनी परसेंट की एफिशिएंसी? 80% की। तो सर 80%, देखो 1,20,000 का 80% कर दो, 96,000 मतलब 96,000। उतना आप एब्जॉर्ब करो, उतना आप क्लोजिंग स्टॉक में डाल सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक में पर यूनिट 24 रुपए जाएंगे। पर यूनिट 24 रुपए जाएंगे। 4,000 यूनिट प्रोडक्शन, 96,000 आप एब्जॉर्ब करो, चलेगा। लेकिन बाकी के 24,000 आपको पीएनएल में डालने ही पड़ेंगे। देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन इससे दूसरा एग्जांपल, इसका दूसरा एग्जांपल, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6,000। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? 6,000 है। सर फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट पर यूनिट, उन्होंने बोला कि सर 1,20,000 है। अब यही एग्जांपल में अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 4,000 नहीं है, 6,000 है, तो विच एवर इज हायर, 5,000 की 6,000, तो 6,000 इज हायर। हायर 6,000 है, मतलब अब 1,00,000 फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे? 1,20,000। ये 6,000 कैसे आया? 5,000 नॉर्मल प्रोडक्शन और 6,000 एक्चुअल प्रोडक्शन, विच एवर इज हायर। तो सर हायर 6,000 है, तो 6,000। सर अब पर यूनिट कितना खर्चा आ गया? 20 रुपए का खर्चा आ गया। सर एलोकेशन कैसे होगा 1,20,000 का? एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। सर 6,000 यूनिट प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 1,20,000। तो सर अनएब्जॉर्ब्ड कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब आपका लॉस है ही नहीं। सर आपका कुछ लॉस ही नहीं है। सर सिंपली लॉस नहीं होगा ना। सर आप 5,000 प्रोड्यूस कर सकते थे और आपने प्रोड्यूस किए 6,000, तो आपका लॉस नहीं होने वाला था। सर आपने जो काम करना था उससे ज्यादा कर लिया तो आपका लॉस कभी भी नहीं होने वाला था।
ये चीज तो लॉजिकली समझ आ रही है, करेक्ट है। तो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए उन्होंने क्या बोला, सर सिंपल करो, कुछ मत करो सर, आपका जितना फिक्स्ड ओवरहेड है वो लिख दो, डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर ले लो, तो सर पर यूनिट का खर्चा आ जाएगा। वो पर यूनिट का जो खर्चा एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, आपको एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड मतलब फिक्स्ड ओवरहेड का कितना खर्चा आपका क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, वो कैसे मिल जाएगा, जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई बाय दैट एब्जॉर्प्शन रेट, फिर आपका टोटल में से ये माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, अनएब्सॉर्ब्ड रेट। वो कहां पे जाएगा, पीएनएल में जाएगा, क्योंकि ये आपका खर्चा, ये आपका खुद का लॉस है, आप बर्डन नहीं डाल सकते कस्टमर के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक में जब आप कोई चीज लिखते हो तो आप प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हो, वो गलत हो जाती है, करेक्ट है। तो ये चीज है। सर ये वाला इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हो, देखो फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेशन, एलोकेशन कैसे होता है, एब्सॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट। अनएब्सॉर्ब कैसे होता है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एब्सॉर्प्शन जो आया वो माइनस कर दो, इट विल गो टू पीएनएल अकाउंट। और फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे मिलता है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन हायर ऑफ नॉर्मल यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड विच एवर इज हायर। सर ये मैंने इसी वजह से पहले नहीं समझाया क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बना के रखा था, एग्जाम्पल समझा दिया तो ये आ गया, ये चीज थी, करेक्ट है। सर उसके बाद सर अब मैंने ये चीज जो समझाई वो मैंने अभी आपको समझा दिया कि 100 रुपए का एक गुड्स था, 100 रुपए का मैंने बोला कि 1 साल के बाद आपको पे करूंगा, तो 1 साल के बाद आप पे करोगे तो 10 रुपए मैं क्या दूंगा, इंटरेस्ट कॉस्ट दूंगा, इंटरेस्ट 110 रुपए आपको पे करूंगा। तो 110 रुपए क्या है वो, 110 रुपए क्या है, ये 110 रुपए में दो चीज इंक्लूडेड है, एक 100 रुपए और एक 10 रुपए। ये 10 रुपए तो टाइम वैल्यू, इंटरेस्ट मतलब टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू कभी भी आपका क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा नहीं हो सकता, टाइम वैल्यू कभी भी आपका क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा नहीं हो सकता। इसी वजह से ये 10 रुपए आपका क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा नहीं होगा, 100 रुपए ही आपका क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा होगा, हमेशा 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 के लिए, करेक्ट है। 100 रुपए ही आपका क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा होगा, करेक्ट, ठीक है। सो ये आपको रीड कर सकते हो, आपको इतना ज्यादा काम का नहीं है। सर अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक के ऊपर, दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। सर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का हिस्सा एकदम सिंपल से बताता हूं, देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप एक साथ दो तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेते हो। सपोज यहां से आपने एक रॉ मटेरियल डाला, थोड़ा ध्यान से समझना, यहां से आपने एक रॉ मटेरियल डाला, वो रॉ मटेरियल से अंदर से तीन प्रोडक्ट निकली, तीन प्रोडक्ट निकली, कितनी, तीन प्रोडक्ट निकली। कई बार ऐसा होता है कि एक आपने रॉ मटेरियल डाला उसके अंदर से तीन प्रोडक्ट निकली, ऐसा समझ लो, कितनी प्रोडक्ट निकली, तीन प्रोडक्ट। सर ये तीन प्रोडक्ट में से आपको जो चाहिए थी वो ये फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाली तो आपको नहीं चाहिए थी फिर भी बन गई, ऐसा होता है रियलिटी में, इसका एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल भी, देखो एग्जांपल पढ़ लेते, देखो कई बार होता है कि आपका जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट मतलब आप चाहते हो कि वो प्रोडक्ट बने, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल, क्रूड ऑयल होता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसके अंदर से आप पेट्रोल और डीजल को अलग करते हो, लेकिन उसके साथ एक और चीज भी निकल के आती है, दैट इज वैक्स। मतलब आपको सोचो कि आपने नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे आपने डाले प्रोसेसिंग में, नेचुरल रिसोर्सेज आपने प्रोसेसिंग में डाले, आपका इंटेंशन था कि पेट्रोल निकले उसके अंदर से और डीजल निकले उसके अंदर से, तो ये दोनों साथ में बना, मतलब ये दोनों साथ में बना, इसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट, साथ में बना, साथ में बना ना, उसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। पर जो चीज आप इंटेंशन है आपका बनाने का वो आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट है, जो चीज बनाने का इंटेंशन है वो जो साथ में बने उसको ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन जो चीज बनाने का इंटेंशन आपका नहीं है, जो चीज बनाने का आपका इंटेंशन नहीं है और फिर भी वो बन जाती है, मतलब वैक्स, तो ये आपकी क्या हो जाती है, बाई प्रोडक्ट हो जाती है। जो चीज बनाने का आपका इंटेंशन नहीं है फिर भी वो बन जाती है उसको बोलते हैं वैक्स, उसको बोलते हैं एडिशनल प्रोडक्ट। जो आपकी इंटेंशन नहीं है फिर भी बन गया तो उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, करेक्ट है। तो सर बाई प्रोडक्ट जो है वो आपका इंटेंशन नहीं है फिर भी बन गया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसका एवेल्युएशन कैसे होता है, एकदम सिंपल सा तरीका। उन्होंने बोला कि देखो भाई, मीनिंग क्या है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। सर मीनिंग जॉइंट प्रोडक्ट मतलब क्या, इंटेंशन टू प्रोड्यूस, सपोज पेट्रोल डीजल, लेकिन बाई प्रोडक्ट नो इंटेंशन टू प्रोड्यूस फिर भी बन गया। तो सर आप खर्चे को डिसाइड कैसे करो, सपोज यहाँ पे ऐसा समझ लो कि ये पूरा जॉइंट प्रोडक्ट का, ये तीनों प्रोडक्ट का बनाने का टोटल खर्चा है, ये तीनों प्रोडक्ट बनाने का, ये तीनों प्रोडक्ट का टोटल खर्चा है। अब इंडिविजुअली हमारी प्रोसेस थोड़ी इंडिविजुअल बना के देगी कि इतना प्रोडक्ट, पेट्रोल के लिए इतना खर्चा हुआ, डीजल के लिए इतना खर्चा हुआ, जॉइंट बनाना, जॉइंट बना तो हमें अलग हमें करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे ये तीनों का खर्चा हुआ, प्रोडक्शन का खर्चा, टोटल कॉस्ट हुआ, टोटल जॉइंट कॉस्ट हुआ कितना, 1,02,000, कितना हुआ, 1,02,000। तो ये ऐसा बोल रहा है, ये इंडेस ऐसा बोल रहा है कि सिंपल कुछ मत करो, आप जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसमें से सबसे पहले बाई प्रोडक्ट को स्क्रैप कर दो, बाई प्रोडक्ट को आप स्क्रैप कर दो, बाई प्रोडक्ट जो आपको इंटेंशन नहीं था उसको सेल कर दो, उसको आप सेल करोगे तो कितना रिकवर हो जाएगा वो आप माइनस कर दो उसमें से। मतलब मान लेते हैं कि 2,000 रुपए, बाई प्रोडक्ट कौन सी बनी, वैक्स,
आपका टोटल जॉइंट कॉस्ट है, उसके अंदर बाई प्रोडक्ट का जितना भी स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस कर दो, क्योंकि उतना तो रिकवर हो गया। तो सर आपका खर्चा कितना है? जॉइंट कॉस्ट आपका कितना है? जेसी जॉइंट कॉस्ट मतलब पेट्रोल एंड डीजल का जॉइंट कॉस्ट कितना है सर? 1,00,000 रुपए। क्यों सर? 1,02,000 रुपए का खर्चा था, उसमें से बाई प्रोडक्ट का जितना भी मुझे मिल रहा है मार्केट में उसका बेच के खत्म कर दूंगा, तो जॉइंट कॉस्ट मेरा कितना आ जाएगा? 1,00,000। अब ये 1,00,000 को मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइफरकेट करना पड़ेगा पेट्रोल में और डीजल में। सर पेट्रोल में और डीजल में कैसे करूंगा? कुछ नहीं करो, उन्होंने ऐसा बोला कि देखो पेट्रोल एंड डीजल का कितने यूनिट्स बने, कितने लीटर प्रोडक्ट बना, वो ले लो, और पर लीटर कितने में आप सेल कर रहे हो वो कर दो, और उस रेशियो में बांट दो। कैसे बांटना है देखो यहाँ पे बता रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे ये स्टोरी बता रहा हूँ, आराम से समझ आ जाएगा। देखो ज्वाइंट कॉस्ट कितना था? 1,02,000। उसमें से एनआरवी कितनी थी बाय प्रोडक्ट की? 2,000 की। सर ज्वाइंट कॉस्ट कितना बचा? 1,00,000 रुपए। करेक्ट है सर। 1,00,000 रुपए अब कैसे आपको स्प्लिट करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? एसओपी, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये जॉइंट कॉस्ट है लेकिन स्प्लिट करना पड़ेगा हमें, पेट्रोल में कितना और डीजल में कितना वो स्प्लिट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट कैसे होता है? सर पेट्रोल का क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई? 3,000। उसको अगर मैं सेल करूंगा, उसको अगर सेल करूंगा तो कितने में सेल करूंगा? 100 रुपए में। मतलब उसकी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? 3,00,000 रुपए। डीजल कितना प्रोड्यूस हुआ? 2500 यूनिट, 2500 लीटर या यूनिट आप जो बोलो, इंटू 80 में सेल करूंगा तो उसका कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा? 2,00,000। सर आपको सॉल्यूशन करना है अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ये जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्शन कैसे होगा? ये 3:2 में हो जाएगा, सिंपल एज दैट। क्यों? सेलिंग प्राइस की जितनी भी वैल्यू होती है, देखो पर्टिकुलर पेट्रोल डीजल टोटल, देखो सेलिंग प्राइस, सेल्स एट एसओपी, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर उसका सेल्स प्राइस कितना होगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर उसका सेल्स प्राइस कितना होगा, वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर। तो सर 3,000 क्वांटिटी इंटू 100 दैट इज 3,00,000। सर 3,00,000, ये 2,00,000, 5,00,000। तो सर ये 1,00,000 रुपए का जो खर्चा आया था ना जॉइंट कॉस्ट, वो 3:2 में बांट दो, 60,000 एंड 40,000। मतलब पेट्रोल का कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट 60,000 बढ़ जाएगा, और डीजल का 40,000 रुपए से बढ़ जाएगा खर्चा। ये आपका जॉइंट कॉस्ट एंड बाय प्रोडक्ट है। तो सर जॉइंट कॉस्ट के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है ज्यादा सर। जॉइंट कॉस्ट जितना भी हो उसमें से बाय प्रोडक्ट का जितना खर्चा है, जितना रिकवरी है वो माइनस कर दो, फिर जो आए उसकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर जो सेल वैल्यू हो उसके अंदर बांट दो, उसके रेशियो के अंदर बांट दो, तो आपका खर्चा आ जाए। तो ये आपका कुछ इंडेस था। इंडेस के अंदर अब छोटी छोटी टेक्निक्स है। अब उन्होंने बोला कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन टेक्निक। सर इन्वेंटरी वैल्यूएशन टेक्निक कैसे होती है? सर इन्वेंटरी, आपके पास दो टाइप की इन्वेंटरी होती है। जब आप बिजनेस करते हो ना, आपके पास दो टाइप की इन्वेंटरी होती है। एक होती है इन्वेंटरी जो स्पेसिफिकली आपके पास अवेलेबल हो, मतलब ऐसा बोलूं कि ज्वेलरी, ज्वेलरी, टेलर मेड थिंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें हो, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? देख देख के उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो सर जब आपका ऐसा हो कि कोई प्रोडक्ट ऐसी आपके पास अवेलेबल हो जो इंटरचेंजेबल ना हो, क्या हो? इन्वेंटरी डू नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, जो इंटरचेंजेबल ना हो। इंटरचेंजेबल ना हो का मतलब क्या? सर जो ऐसी प्रोडक्ट जो एक की जगह पे दूसरा मैं बेच नहीं सकता। सपोज गोल्ड कॉइन है मेरे पास, तो एक गोल्ड कॉइन है, दूसरा गोल्ड कॉइन है, तो सर दोनों एक दूसरे का, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। एक कॉइन की वैल्यू अलग होगी, दूसरे कॉइन की वैल्यू अलग होगी। तो सर जब आपके पास ज्वेलरी, ऐसे ऐसी ऐसी प्रोडक्ट होती है, जब स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, हर एक चीज की वैल्यू अलग होती है। तो सर उन्होंने ऐसा बोला कि क्लोजिंग स्टॉक जब आप फाइंड आउट करो ना ऐसी चीज के लिए, तो आपको स्पेसिफिक मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हर एक चीज का, कितने में आपने परचेस किया था, कितना कॉस्ट है उसका, और उसको आइडेंटिफाई करके लिख जाओ। इसी वजह से आपने ज्वेलर की दुकान में ऐसा देखा होगा कि हर एक चीज के बारे में उन्होंने लिखा होता है कि ये कितने में परचेस किया, ये कितने में परचेस किया, ये कितने में परचेस किया, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके लिखते हैं वो लोग। करेक्ट है। तो जब आप ऐसा हो कि इंटरचेंजेबल ना हो प्रोडक्ट, इंटरचेंजेबल ना हो मतलब क्या? सपोज ये कैलकुलेटर है मेरे पास, ठीक है, ये कैलकुलेटर है, ऐसा ही दूसरा कैलकुलेटर मेरे पास 10-15 कैलकुलेटर पड़े हुए, ठीक है। सर ये कैलकुलेटर अगर मैं यहाँ पे रखा रहा हूँ, और वो कोई दूसरा पर्सन आया कि मुझे कैलकुलेटर चाहिए, या तो ये बेचूं या तो यहाँ नया उठा के उसको बेच दूं, दोनों की वैल्यू सेम ही है ना, तो उसको बोलते हैं इंटरचेंजेबल। उसको क्या बोलते हैं? इंटरचेंजेबल गुड्स। लेकिन जब ज्वेलरी में ऐसा होता है, ज्वेलरी में क्या होता है? हर एक का डिजाइन अलग होता है। तो मैंने एक ज्वेलरी की एक एक अंगूठी बताई, एक रिंग बताई मैंने किसी को कि ये चाहिए, उन्होंने बोला नहीं दूसरी चाहिए, तो दूसरी मैंने लाके दूसरी खड़ी कर दी, तो वो इंटरचेंजेबल नहीं है, क्योंकि दोनों की डिजाइन अलग है। तो जब इंटरचेंजेबल मतलब क्या? सेम, एक दूं या दूसरी प्रोवाइड करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर जब इंटरचेंजेबल ना हो तब आपको क्या करना पड़ता है? क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए सबको स्पेसिफाइड, आपको हर एक की कॉस्ट निकालनी पड़ती है, उसका खर्चा लिखना पड़ता है। लेकिन जब ऐसा हो कि इन्वेंटरी इंटरचेंजेबल हो, मतलब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया इंटरचेंजेबल मतलब इजीली दोनों आराम से कर सकते हो, तो इंटरचेंजेबल हो तब आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर आप फॉलो करो तो फीफो या वेम मेथड आप फॉलो कर सकते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज मेथड, ये आप कॉस्टिंग में सीखा ही होगा, तो अब इतना डीप में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ आपको जानना जरूरी है। या तो फीफो फॉलो कर सकते हो या वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर सकते हो, लेकिन नॉन हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड,
सर नॉन हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड कब फॉलो होता है? सर हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड कब फॉलो होता है? सर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस किए, लेकिन इंडिविजुअली इंडिविजुअली मुझे परचेस प्राइस पता है सारी चीज की, तो फीफो या वेटेड एवरेज मेथड में कर सकता हूँ। लेकिन नॉन हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड कब करूंगा मैं? सर मैं बहुत बल्क में गुड्स परचेस कर रहा हूँ, मेरा स्क्रू स्क्रू और नट बोल्ट का काम है। तो सर स्क्रू और नट बोल्ट मैं परचेस कर रहा हूँ, तो कितने कितने परचेस करते हो, कितनी प्राइस पे परचेस करते हो? तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए? उसके लिए आप क्या कर सकते हो? रिटेल इन्वेंटरी या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड आप कंसिडर कर सकते हो। जो उन्होंने बोला है कि यूज्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स विद सिमिलर मार्जिन आर इन्वॉल्व। बहुत सारे प्रोडक्ट आप परचेस कर लेते हो, उसका मार्जिन सेम होता है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जितने आपके पास इन्वेंटरी है उसकी सेल वैल्यू लिखो, उसके अंदर से जीपी मार्जिन माइनस कर दो, तो आपका कॉस्ट मिल जाएगा आपको, जब ऐसा हो तो। लेकिन जब आप खुद गुड्स परचेस प्रोड्यूस करते हो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। यूज वेयर नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल लेबर एंड एफिशिएंसी यूटिलाइज होती है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो। लीफो मेथड इन डेज 2 में अप्लाइड नहीं है, लीफो मेथड इन डेज 2 में अप्लाइड नहीं है कभी भी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। देखो हालांकि ये इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है सीएमए लेवल के लिए, पर फिर भी आपको अगर जानना हो तो ये सारी चीज भी जो मैंने बताई वो भी अच्छे से कर सकते हो। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए सीएमए मॉड्यूल के जितने भी सम्स है वो मैं कंसिडर करूँ। तब तक के लिए कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग, ये रिवाइज करते रहो।